आज हम बात करेंगे कि एस्केलेशन को हम कैसे बनाते हैं। किसी प्रोजेक्ट का अगर एस्केलेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। एस्केलेशन क्या होता है, हमारे एग्रीमेंट क्लॉज में अगर दिया हुआ है कि एस्केलेशन हमें पेबल होगा तभी एस्केलेशन मिलता है। अगर क्लॉज में एस्केलेशन नहीं है तो एस्केलेशन हमें पे नहीं होता है, वो प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। जैसे मैं पहले एक ब्रीफ सा डिटेल दूंगा एस्केलेशन का, थ्योरी की फार्मूला फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस आर क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द मंथ। इट वुड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सिक्योर ग्रांटेड इफ एनी। आर मतलब है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन। उसके बाद हमारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, लेबर कंपोनेंट। लेबर कंपोनेंट में क्या बोल रहा है, प्राइस एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज या डिक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू लेबर शैल बी पेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या है, वी एल इक्वल टू 0.85 इंटू P1 डिवाइड बाई 100 इंटू आर इंटू LI माइनस L0। वी एल क्या है, वी एल है इंक्रीज या डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द मंथ अंडर कंसिडरेशन ड्यू टू चेंज इन रेट फॉर लोकल लेबर। एल नॉट क्या है, एल नॉट हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एट द टाउन नियरेस्ट टू साइट ऑफ वर्क एज पब्लिश बाय लेबर ब्यूरो। ठीक है, एल आई क्या है, मिस ये समझ सकते हैं, एल नॉट हमारा बेस है, बेस इंडेक्स जो होता है वो। एल आई क्या है, जो हमारा करंट इंडेक्स है वो। ठीक है, आर है हमारा वर्क डन, और P1 क्या है, P1 हमारा एग्रीमेंट में दिया रहेगा कि हमें पी की परसेंटेज कितनी लेनी है, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको। फिर सेकंड कंपोनेंट है सीमेंट कंपोनेंट, प्राइस एडजस्टमेंट या इंक्रीज या डिक्रीज। सीमेंट कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। प्राइस एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज या डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ सीमेंट procured by contractor shall be paid in accordance with the following formula। फार्मूला वही है 0.85 इंटू EC डिवाइड बाई 100 इंटू आर इंटू CI माइनस C0 डिवाइड बाई C0। CI क्या है, CI हमारा करंट इंडेक्स जो है वो है। C0 क्या है, C0 हमारा बेस इंडेक्स है। ठीक है, आर वर्क डन है, P की वैल्यू हमारा एग्रीमेंट में दिया रहेगा सीमेंट हमें कितना परसेंट लेना है। उसी तरह स्टील का है क्लॉज, स्टील कंपोनेंट तीसरा है हमारा, इसमें भी सेम फार्मूला है 0.85 इंटू PS डिवाइड बाई 100 इंटू आर इंटू एस इंटू SI माइनस S0 डिवाइड बाई S0। S0 क्या है हमारा बेस इंडेक्स है, SI क्या है हमारा करेंट इंडेक्स है, आर है हमारा वर्क डन, P है हमारा स्टील का कितना परसेंट लेना है, ये हमारा एग्रीमेंट क्लॉज में दिया रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद एक आता है POL। POL मतलब होता है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। POL होता है हमारा फ्यूल एंड लुब्रिकेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, POL हमने देख लिया, POL मतलब फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। अब हम देखते हैं अदर मटेरियल। अदर मटेरियल मीन्स ऑल कमोडिटीज बोलते हैं जिसको। इसका भी फार्मूला वही है 0.85 इंटू PM डिवाइड बाई 100 इंटू आर इंटू MI माइनस M0 डिवाइड बाई M0। MI क्या है हमारा करंट इंडेक्स जो है वो, M0 हमारा जो बेस इंडेक्स है वो। ठीक है, ये तो हमारा ब्रीफ था थ्योरी जिसको हमने भी देखा, एक बार और देख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम चलते हैं प्रैक्टिकल, जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अभी हमने देखा कि क्या क्या क्लॉज थी हमारी कंपोनेंट के बारे में। अब हम देख रहे हैं हमारा एग्रीमेंट में जो परसेंटेज दिया होता है कि किस कंपोनेंट पे कितना परसेंट लेना है, उसको हमने ये जगह टेबुलर फॉर्म में बना रखा है। जैसे हमारे एग्रीमेंट में क्या है कि लेबर हमें 35% लेना है, सीमेंट 10%, स्टील 10%, POL मीन्स फ्यूल एंड लुब्रिकेंट 10%, ऑल कमोडिटीज 35%। इतने ये परसेंटेज का बाइफर्केशन दिया हुआ है, मतलब टोटल 100% हमें लेना है। एस्केलेशन करते समय हम देखते क्या है, हमें किस चीज़ जरूरत होती है, पहले तो हमें बेस डेट चाहिए होता है। बेस डेट क्या होता है, बेस डेट हमारा दिया होता है कि जो NIT डेट होती है, या तो हम उसको डेट बेस डेट में लेते हैं, या फिर लास्ट स्टिपुलेटेड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ टेंडर, ये हमारे एग्रीमेंट क्लॉज में लिखा रहता है। ठीक है, जो भी हमारा मेंशन रहेगा क्लॉज में, वहाँ से हम बेस डेट ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन पीरियड में कोई भी लिख सकते हैं, आप कितने महीने का आपका कंस्ट्रक्शन का वो ड्यूरेशन है वो दे देंगे।
ठीक है। पे स्टेट क्यों ले रहे हैं? अब देखिए हम देखते हैं कि हम एस्केलेशन निकालते कैसे हैं। पहले तो हमें जानना होता है कि हमें आर ए बिल जो हमारा रहता है, जैसे मेरा एक आर ए बिल है, एब्स्ट्रैक्ट शीट है उसका, तो आपका जो भी आर ए बिल रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट शीट रहेगी, वहाँ से जाके आपको वर्क डन लेना होगा। वर्क डन कब लेना होगा? दिस बिल का वर्क डन। ठीक है, दिस बिल के वर्क डन के लिए हम उस लेटेस्ट आर ए में जाएंगे, वहाँ से आपको वर्क डन मिल जाएगा। जैसे मैंने एक सैम्पल फॉर्म बना रखा है डेमो के लिए, ये वैल्यू मैंने रैंडमली पुट की हुई है। ठीक है, एक फॉर्मेट है, प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसीजर देख लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा आपको एस्केलेशन निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे मेरा दिस बिल अमाउंट, ये मेरा वर्क डन है दिस बिल का। ठीक है, ये दिस बिल का वर्क डन है, कितना है मेरा? 29,18,560 रुपये। ठीक है, ये मेरा दिस बिल का एस्केलेशन है। इसी दिस बिल के एस्केलेशन से हम दिस बिल की वैल्यू से एस्केलेशन निकालेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि ये मेरा तो टोटल वर्क डन हो गया। इस वर्क डन में मेरा एक्स्ट्रा आइटम भी आया है, जैसे मैंने यहाँ अलग से दिखाया है, एक्स्ट्रा आइटम 1, एक्स्ट्रा आइटम 2। तो हमें एस्केलेशन कभी भी एक्स्ट्रा आइटम पर नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। एस्केलेशन कभी भी एक्स्ट्रा आइटम पर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एक्स्ट्रा आइटम जो हम बनाते हैं वो मार्केट रेट से बनाते हैं, जो करंट में हमारा मटेरियल का लेबर का रेट रहता है उससे एनालिसिस करके हम एक्स्ट्रा आइटम बनाते हैं। तो करंट रेट में बनाने की वजह से हमें एक्स्ट्रा आइटम पर एस्केलेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम एस्केलेशन जब भी निकालेंगे तो हमारा वर्क डन अमाउंट से एक्स्ट्रा आइटम का अमाउंट माइनस करना होगा। तो वहाँ से जो हमारा अमाउंट वर्क डन आएगा उसी को अमाउंट पर हमें एस्केलेशन मिलेगा। वो भी मैंने किया हुआ है, आगे दिखाऊंगा आपको। ये देखिए एस्केलेशन का फॉर्मेट है जो हमने बनाया है, एक समझने के लिए मैंने 2-3 स्टेप में बनाए हैं। प्रोसेस यही रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। ठीक है, जैसे ये मैंने 3 महीने का बनाया है, अप्रैल मई जून, एक समझने के लिए। ये मेरा वर्क डन है। यहाँ पे लेबर कंपोनेंट फार्मूला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, 0.85 इंटू आर इंटू 0.35 L1 माइनस L0 डिवाइड बाई L0। आर की वैल्यू, आर मतलब हमारा वर्क डन है, L1 मतलब करंट इंडेक्स जो लेबर का है वो, L0 हमारा बेस इंडेक्स लेबर का है वो। बेस इंडेक्स कहाँ से मिलेगा हमें? बेस इंडेक्स हम देखेंगे जो हमारा बेस डेट रहेगा उस जिस मंथ का, उस मंथ का इंडेक्स हमारा बेस इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मैंने रैंडमली पुट किया हुआ है इंडेक्स को, L0 हमारा बेस इंडेक्स है लेबर के लिए, L1 करंट इंडेक्स है। ठीक है, 0.85 क्यों लेते हैं? 0.85 इसलिए लेते हैं, मतलब मान लीजिए 100% हमारा वर्क डन है, ठीक है, उस पर हमारा 15% जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट होता है उस पर हमें एस्केलेशन नहीं मिलता है। मतलब जो 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होगा उस पर एस्केलेशन नहीं मिलता है, इसीलिए वो 15% माइनस कर देते हैं। तो 0.85% ही, मतलब 0.85 टाइम्स ही वर्क डन का मिलता है हमें, मतलब 85% वर्क डन पे एस्केलेशन मिलता है। और एस्केलेशन का एक टाइम होता है, एस्केलेशन ऐसा नहीं कि हमें जब तक प्रोजेक्ट चला है मिलेगा। एस्केलेशन हमें मिलता है वैलिड एक्सटेंशन टाइम पीरियड तक, उसके बाद नहीं मिलता है एस्केलेशन। मतलब वैलिड एक्सटेंशन टाइम पीरियड जो है आपका, तभी तक एस्केलेशन मिलेगा, उसके बाद एस्केलेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने एक प्रोसेस है, फार्मूला है, L0 की वैल्यू इसमें रखना है, L1 इसमें रखना है, एस्केलेशन पेबल, ये देखिए फार्मूला लगा देना है आपको, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये लेबर का है, इसी तरह सीमेंट का भी है, स्टील का भी है, HHD का भी है, ऑल कमोडिटीज़ का भी है। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने बनाया है। और ये परसेंटेज 0.35, ये सीमेंट का 0.1, स्टील का 0.1, HHD 0.1 कहाँ से लिया हमने? ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था, स्टील 10% मतलब 0.1, POL 10% मतलब 0.1, सीमेंट 10% मतलब 0.1, लेबर 35% मतलब 0.35। तो वही 0.35 की वैल्यू है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी सारी। आर मतलब वर्क डन की वैल्यू रखनी है, बाकी सब डिटेल दिया है। L1 मतलब करंट इंडेक्स, L0 मतलब बेस इंडेक्स, ये वैल्यू पुट करेंगे। C1 मतलब करंट इंडेक्स सीमेंट का, C0 मतलब बेस इंडेक्स सीमेंट का, आर मतलब वर्क डन। इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाइए आप, आपका एस्केलेशन अमाउंट आता जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ऑल कमोडिटी डिवीजन। एक बार फिर देखिए, लेबर, लेबर के बाद सीमेंट, सीमेंट के बाद स्टील, स्टील के बाद HHD, ऑल कमोडिटी, टोटल एस्केलेशन अमाउंट। एस्केलेशन में एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एस्केलेशन जो भी बनेगा आपका, जब भी आप एस्केलेशन बनाएंगे तो एस्केलेशन हमेशा अप टू डेट बनता है, अप टू डेट अमाउंट बनता है एस्केलेशन का, ये कभी भी बिल वाइज नहीं जाता है।
ये आपका वर्क अप टू डेट अमाउंट बनेगा एस्केलेशन का, उसमें से आपका जो भी प्रीवियस पेड होगा उसको डिडक्ट कर देंगे, तो जो नेट अमाउंट बचेगा वही आपको पे होगा। तो हमेशा एस्केलेशन अप टू डेट बनेगा। अब हम जो मेन चीज़ है वर्डन की, कि वर्डन कैसे निकालें उस पे आते हैं। फार्मूला तो आप लोग लगा लेंगे, फार्मूला ईजी है। अब आते हैं वर्डन। जैसे अब देखिए हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम जाएंगे तो हमारा वर्डन दिखा रहा है दिस बिल का, कितना दिखा रहा है देखिए 29,18,560 रुपये। ये दिस बिल का दिखा रहा है, लेकिन हमने एस्केलेशन में लिया कितना है इस मंथ के लिए वर्डन, हमने लिया है 22,38,616। ये उस अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है? अब दिखाते हैं आपको अमाउंट निकालना, कि अमाउंट दिस बिल का वर्डन अमाउंट निकालते कैसे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो अमाउंट हमने एंटर किया, कैसे एंटर किया है, उसके लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालने के लिए जाएंगे नीचे। ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। सबसे पहले हम देखिए हमारा दिस बिल का वर्डन कितना है। एब्स्ट्रैक्ट शीट जो मेन बिल होता है हमारा, वहाँ से मिल जाएगा 29,80,560 रुपये अमाउंट हमें निकालना है। तो देखिए दिस बिल का अमाउंट कितना है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट बिल से मिल जाएगा 29,18,560 रुपये। ये देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर रखा है हमने। ये देखिए दिस बिल का वर्डन कितना है 29,18,560 रुपये। अब इसमें से इस वर्डन में से हमने क्या किया है, डिडक्ट एक्स्ट्रा आइटम अमाउंट। हमारे 2 एक्स्ट्रा आइटम बने थे, दोनों एक्स्ट्रा आइटम का अमाउंट माइनस कर दिया। एक का 1,37,600, दूसरे का है 20,000 रुपये। ये एक्स्ट्रा आइटम का अमाउंट हमने कहाँ से लिया, ये हमें आर ए बिल से मिल जाएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा आइटम 1 और एक्स्ट्रा आइटम 2, हमारे 2 एक्स्ट्रा आइटम बने हैं। तो इन दोनों एक्स्ट्रा आइटम का जो अमाउंट होगा दिस बिल अमाउंट में देखिए 1,37,600 और 20,000, ये हमने माइनस किया हुआ है आगे जो हमने दिखाया था आपको। तो एक्स्ट्रा आइटम का जो भी अमाउंट होगा एस्केलेशन बनाते समय, वो एक्स्ट्रा आइटम का अमाउंट माइनस करेंगे हम। ये देखिए अब हमने क्या किया, दिस बिल अमाउंट वर्क डन से एक्स्ट्रा आइटम के अमाउंट माइनस कर दिया। ठीक है, ये दोनों। तो हमारा अमाउंट एट विच एस्केलेशन इज पेएबल, जिस अमाउंट पर एस्केलेशन हमें पेएबल होगा वो अमाउंट आ जाएगा। क्या कर रहा है हमने, दिस बिल का जो वर्डन था उस वर्डन में से जितने भी हमें एक्स्ट्रा आइटम पेड हुए हैं उनका अमाउंट माइनस किए, तो हमारा नेट पेएबल अमाउंट आ जाएगा। इतने अमाउंट पे हमें एस्केलेशन मिलेगा। अब क्या करना है हमें, देखिए हमारा आर ए बिल तो ज़रूरी तो है नहीं कि हमारा 1 तारीख से 30 तारीख तक जो भी महीना हो बनेगा। जैसे मई है तो 1 से 31 मई तक बनेगा, या जून है तो 1 जून से 30 जून तक का बिल बनेगा। ऐसा कोई फिक्स तो रहता नहीं है। ये भी हो सकता है कि हमारा 10 अप्रैल से 20 मई तक बने, या 10 अप्रैल से 30 जून तक बने। तो उस डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन का है आपका। तो हमें देखना होगा हमारा बिल का ड्यूरेशन क्या है। जैसे ये बिल हमारा बना है 25 मई से 30/6 तक, इतने दिन का बिल बना है जो अभी हमने आपको दिखाया था। तो इसमें कितना हो गया, 25 मई 2020 से 30/6/2020 तक 37 दिन हो गया। मतलब ये जो हमारा वर्कडन आया था ये 37 दिन का वर्कडन आया है। ठीक है, टोटल डेज कितना आ गए, इतना मैंने कितना कर देंगे 37 डेज का ये वर्कडन आया है हमारा। अब टोटल वर्कडन कितना है, ये है 27,60,960 रुपये। कितने दिन का वर्कडन है, 37 दिन का। तब एक दिन का वर्कडन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्कडन में से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर देंगे। तो 27,60,960 डिवाइड बाई 37 करेंगे तो ये हमारा एक दिन का वर्कडन आ जाएगा कितना, 74,620 रुपये। ये हमारा एक दिन का वर्कडन आ गया। हमने टोटल 37 दिन काम किया है। अब हम मई का वर्कडन निकालेंगे, जून का। 2 मई से जून तक काम चला है। देखिए हम मंथ वाइज अमाउंट क्यों निकाल रहे हैं, मंथ वाइज अमाउंट निकालने का हमारा जो मेन पर्पज़ है कि हमें जो इंडेक्स मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो मंथ वाइज इंडेक्स रहता है। इसीलिए हमें मंथ वाइज अमाउंट निकालना पड़ता है कि किस मंथ में कितना वर्क हुआ है, फिर उस अमाउंट पे हम इंडेक्स लगाएंगे। अगर मंथ वाइज अमाउंट हम नहीं निकाल पाते हैं तो इंडेक्स का कोई मतलब नहीं रहेगा, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम मंथ वाइज अमाउंट निकालते हैं। तो मई का वर्कडन कितना हो जाएगा, मई में कितना दिन बचा है, 25 मई से हमने लिया हुआ है बिल में, 31 तक मई होता है, 31 मई लास्ट डेट होती है। तो 7 दिन हो गया, 25 मई से 31 मई तक। एक दिन का अमाउंट कितना है, तो 7 दिन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 × 1 डे अमाउंट, मतलब इतना अमाउंट मई का जाएगा। जून का वर्कडन, तो जून तो पूरा 30 तारीख तक काम चल रहा है, तो 1 जून से 30 जून तक 30 दिन का वर्कडन आ जाएगा। 30 दिन का वर्कडन हमारा ये आ गया 22,38,616 रुपये। देखिए ये जो मई का हमने वर्कडन निकाल लिया तो हमें ये मई का अमाउंट आ गया 5,22,344 रुपये। जून का वर्कडन भी निकाल दिया हमने 22,38,616 रुपये। ठीक है, ये हमारा मई का आ गया, ये जून का आ गया। अब हम क्या करेंगे, मई के वर्कडन को मई के अमाउंट में और जून के वर्कडन को जून में ही रखेंगे।
जैसे हमारा जो एस्केलेशन का मेन वो होता है सीट, उसमें जो मई का है वर्डन, इसमें हम मई का वर्डन जोड़ देंगे। जैसे पहले हमने कितना ले चुके, पहले इस अमाउंट पे एस्केलेशन ले चुका था, अब फिर G32 मीन्स ये वैल्यू जो 5,22,000 आई है, इसको हमने जोड़ा है, तो ये हमें मई में पे होगा। और जून का तो हमारा अलग है, 22,38,616 रुपये। ये देखिए 22,38,616 रुपये, तो ये जून का है। ये जून महीने में हमने वर्क डन रख दिया। तो वर्क डन हम ऐसे निकालते हैं, ये हमारा इंडेक्स जो दिया रहता है वो मंथ वाइज दिया रहता है, इसीलिए हमें मंथ वाइज वर्क डन निकालना पड़ता है। ठीक है, मंथ वाइज वर्क डन निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे एस्केलेशन को। अब सिंपल फार्मूला है लेबर का 0.85 इंटू आर इंटू 0.35 इंटू L1 माइनस L0 डिवाइड बाई L0। L1 हमारा क्या है, फिर से बता रहा हूँ, L1 हमारा करंट बेस है, L0 हमारा करंट इंडेक्स है, L1, L0 हमारा बेस इंडेक्स है। आर की वैल्यू वर्क डन है हमारी, जो हमने भी निकाला है, यहाँ देखिए वर्क डन लेफ्ट साइड में 0.85 मतलब वर्क डन का 85%। 85% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 15% हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट होता है, जिस पर हमें एस्केलेशन पेड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हम 0.85 लेते हैं। और ये 0.35 क्यों लिए हैं, क्योंकि लेबर कंपोनेंट हमारा एग्रीमेंट में दिया रहता है हमें कितना लेना है, ऊपर हमने टेबल दिखाया था लेबर का 0.35, ये फिर से देख लीजिए, लेबर का 35% है मतलब 0.35। तो सेम ये इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू रखते जाइए, आपको एस्केलेशन मिलता जाएगा, अमाउंट आप कैलकुलेट कर जाएंगे। अब देखिए एस्केलेशन जो पे होगा, एस्केलेशन जो बना है हमारा, ये देखिए टोटल पेबल एस्केलेशन अमाउंट जो है, ये अप टू डेट एस्केलेशन बनता है। ये जितनी जब भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और जब तक आपको जो लेटेस्ट बिल बन रहा है तब तक का अप टू डेट एस्केलेशन बनाएंगे। ये अप टू डेट मेरा एस्केलेशन अमाउंट आ गया, उसमें से प्रीवियस जो पेड अमाउंट होगा, जैसे इतना मेरा पेड है तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये जो नेट पे अमाउंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, एस्केलेशन ऐसे ही बनता है, फॉर्मेट देख लीजिए, ये सिंपल था। CPWD का भी ऐसे ही बनता है उसमें, लेकिन सीमेंट और स्टील का क्वांटिटी बेस पे रहता है, बाकी सब ऐसे ही निकलता है वर्डन पे ही। देखिए फॉर्मेट फिर से, पीरियड वर्डन फॉर्मेट चाहिए होगा तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, आप लोगों को जिसको भी चाहिए होगा। ये देखिए फॉर्मेट, लेबर, सीमेंट, स्टील, टीआर कमोडिटी, फिर से देख लीजिए सीमेंट, स्टील, स्टील। इंडेक्स निकालते कैसे हैं, इंडेक्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, इंडेक्स के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है बहुत पहले ही, आप लोग वहाँ से जाके इंडेक्स को कैसे निकालते हैं वो देख सकते हैं। इंडेक्स निकालना भी अपने आप में एक अलग टफ है, तो मेन इंडेक्स निकालना भी होता है, प्रोसेस तो सबको पता रहता है। तो इंडेक्स कैसे निकालते हैं किस आइटम का, वो आप वहाँ से उस मेरी पिछली वीडियो से जाके देख सकते हैं। ये जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है किसका, सीमेंट का इंडेक्स है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, यहीं से हम सारे इंडेक्स निकालते हैं। ये जैसे मैंने करंट का ले रखा है, समझना आपको दिखाने के लिए, देखिए इसमें इंडेक्स जो है वो मंथ वाइज है, इसीलिए हमने मंथ वाइज वर्क डन निकाला हुआ था, क्योंकि हमें इंडेक्स मंथ वाइज मिलता है। एक और इंडेक्स देख लीजिए, ये स्टील का हमारा इंडेक्स है, इसमें भी देखिए मंथ वाइज इंडेक्स निकाला हुआ है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो साइट है जहाँ से हम इंडेक्स निकालते हैं। अगर आपको एस्केलेशन के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप CPWD का GCC जो होता है, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको डाउनलोड करिए, उससे पढ़िए, इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। किस पेज नंबर पर मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए CPWD के GCC में पेज नंबर 26 पे आपको एस्केलेशन के बारे में डिटेल मिलेगा। ये देखिए 26 नंबर पेज पे ये सब डिटेल है, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब डिटेल दिया हुआ है जो मैंने ये भी आपको दिखाया था। ये देखिए 10CA 10CC दोनों टाइप के होते हैं, ये CPWD का एस्केलेशन जो होता है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके नेट से पढ़ सकते हैं, डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। तो याद रखिए एस्केलेशन निकालने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, दो तीन चीज़ें याद रखिए। पहला 0.85 क्यों मिलता है, कई बार बता चुका हूँ कि 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है, उस पर एस्केलेशन नहीं मिलता है। दूसरा, जो भी हमारा वर्क होगा उसमें से हम एक्स्ट्रा आइटम के अमाउंट को माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा आइटम पर हमें एस्केलेशन नहीं मिलता है तो उस अमाउंट को हमें माइनस करना पड़ता है।
तीसरा पॉइंट है एस्केलेशन हमें वैलिड एक्सटेंशन टाइम पीरियड तक ही मिलता है, उसके बाद एस्केलेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा।